we'll move on. Hello guys, good afternoon and welcome to this session. I welcome you all in this new session of basic maths tricks for physics, right? As I have told you, it's a basic maths tricks. लेकिन आप ऐसा ना सोचे कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था, क्या बताया था? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बात बताई थी कि फिजिक्स में एक एवरेज बच्चे का परसेंटेज ऑफ टाइम जो एलोकेट होता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज अ लार्ज चंक ऑफ टाइम। जितना एक एवरेज बच्चा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब अपने कैलकुलेशन स्किल्स के ऊपर जितना ज्यादा वर्क करे, उतना फायदा होगा उसको, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन स्किल्स टिपिकल टू फिजिक्स रिक्वायरमेंट है। जो बच्चों ने कुछ एबैकस वेबैकस किया है तो वो लोग अपने वो कैलकुलेशन पावर को थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, बट फिजिक्स के जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से आने चाहिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या कैलकुलेशन ट्रिक्स, बाकी सब चीजें यू विल गो ऑन एक्वायरिंग, राइट, एज वी वर प्रोसीडिंग विद द सिलेबस कवरेज, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग चीज से, जिसे हम लोग बोलते हैं 110 एंड 1% रूल। ये सुना होगा आपने, सुना है क्या? बताता हूं मैं क्या है। सुना होगा, प्लीज सुना होगा। सपोज मैं आपको बोलूं 300, मैंने आपको एक नंबर दिया, ये 300 को हम मानते हैं 100%, जो नंबर दिया हो तो उसको मानते हैं 100%, फिर उसका 10% कितना हो जाएगा? 30, 1% कितना हो जाएगा? 3। अब ये चीज हमें मेंटली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेंटली, दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेंटली होना चाहिए प्रोसेस। अगर कोई आपको बोले, सुने ध्यान से, 300, कोई आपको बोले इसका 19% निकालो, 19% ऑफ 300, तो एक एवरेज बच्चा जिसको पता नहीं है वो 19/100 इंटू 300 करेगा, 100 को 3 से कट करेगा, 90 इंटू 3 57 करेगा। आप क्या करोगे? 19% बोला, 19% इज 20% माइनस 1%, 20% विल बी 60 माइनस 1%, 1% विल बी 3, योर आंसर इज 57। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज नोन एज 110 एंड 1% रूल। बहुत बेसिक है, बचपन में हमें बताया जाता है लेकिन हम समय के साथ इसे भूलते चलते हैं। अगेन दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया, आपको फील आएगी, देखो ध्यान से। सपोज आई गिव यू अ नंबर लाइक 1597, मुझे सपोज इसका चाहिए 39%। क्या करूंगा? एक तरीका है 39/100 इंटू 1597 करूंगा। एवरीवन, सब लोग अपने कॉपी निकालो और ये करना शुरू करो। डोंट यू थिंक इट्स अ मेस डूइंग दिस? अब आप क्या कर सकते हो, सुनो ध्यान से। अब आपके पास ये कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, आपको किसी प्रॉब्लम में ये कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, 39% ऑफ 1597, ठीक है। 39% ऑफ 1597 ये कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत पड़ी, तो आप क्या करोगे? 110 1% रूल लगाओगे। ये सब मेंटली होना चाहिए। मैं अभी आपके सामने करके दिखा रहा हूं बिकॉज आपको ये सीखना है, अगर आपको नहीं पता। 10% कितना हो जाएगा? 159.7, 1% कितना हो जाएगा? इट विल बी 15.97। अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको 39% निकालना है। 39% मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? 40% माइनस 1%। 40% मतलब 159.7 इंटू 4। क्या 159.7 को अप्रोक्सीमेटली मैं 158 कर सकता हूँ? देखो कितना फास्ट आंसर आएगा। माइनस 1%, 1% इज 15.97 विच इज 16। तो 4 इंटू 158 400, और फिर 200 600, 632 माइनस 16, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 616 के बराबर आएगा। अब ये स्पीड देखो, और कोई अगर 39/100 इंटू 1597 करेगा यूजुअल मेथड से, तो उसको कितना टाइम लगेगा, आपको कितना टाइम लगा? क्या आपको फील आई डिफरेंस? अरे आपके सामने कर रहा हूं बॉस, आपको फील आई क्या डिफरेंस? क्या आप 110 1% रूल से खटाखट अपने कैलकुलेशन कर सकते हो? क्या आपको समझ आ रही है? ये सब रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स के कैलकुलेशंस में। खट परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज होता है, तुरंत देखते साथ फट से ये ले आंसर। क्या क्लैरिटी है ये? तो आप यहाँ पे, हमने 1597 का 159.7 को हमने अप्रोक्सीमेटली 158 मान लिया है। सॉरी 159.7 है ना, सॉरी इसको 159 मानना पड़ेगा, सॉरी 160 मानना पड़ेगा, मैंने गलती किया है। 160 इंटू 4 हो जाएगा, तो 160 इंटू 4 इज 640, 640 में से 16 हटाना पड़ेगा, तो इट विल बी 640 माइनस 16, आई एम सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ। 640 माइनस 16 मतलब 626, सॉरी 624। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 624 आएगा, तो आपका आंसर 624 के आसपास रहेगा, तो आप उसे टिक कर सकते हो। बट डोंट यू थिंक कि दिस मेथड इज फार सुपीरियर एज कंपेयर टू द यूजुअल मेथड दैट यू डू? क्या मेरी बात समझ में आई है?
हाँ, इसको करने का एक और तरीका होता है, जैसे कि अभी किसी ने बोला कि इसको करने का एक और तरीका होता है, 1600 माइनस 3 लिखो, इसका 1597 को आप लिख सकते हो 1597 का 39%, देन नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी, मैं इसमें नहीं, सॉरी, ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या क्या आपको ये मेथड समझ में आया? सॉरी, माय मिस्टेक, मैं कुछ अलग बोल रहा था। क्या आपको ये चीज समझ में आई एवरीवन? दिस इज नोन एज 110 and 1% रूल। मैं कुछ बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आप जानते होंगे, लेकिन वही मेथड जो फिजिक्स में काम आएंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 110 1% रूल ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। आप अपना कॉपी निकालो, खटाखट आपसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये खुद से करो तो। सपोज आई गिव यू 17, ध्यान से देखना, yeah, I'm giving you an example. Suppose I tell you 1750 का आप निकालो 35%, पहला। दूसरा आप निकालो 47%, तीसरा आप निकालो 29%। ये सब चीजें आपको निकालनी है। 35% का 1750 का 35%, 47%, 29%। क्या करोगे? 1750, 110 और 1% रूल। मैं फिर से बता रहा हूँ, 110 and 1% रूल, ठीक है? तो जो नंबर है इसको पूरा क्या मानना है? 100%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 175। इसका 1% कितना हो जाएगा? इसका 1% हो जाएगा 17.5। फील करें। सपोज मुझे 35% निकालना है। 35% मतलब क्या? 35% मतलब 30 + 5% या 40 - 5%, जैसा आप करो। तो 35% में 30 + 5% अगर मैं लिखूं, ध्यान से सुनना, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज इस मेथड को समझिए। 35% को क्या मैं लिख सकता हूँ? 30% + 5%, ये सब ओरली होगा। 30% मतलब 3 × 175, 3 × 175 इज 300, 510 और 15, 525। ये 525 आएगा क्या? क्या मैं सही हूँ? देख लो, अरे सही हूँ। प्लस 5%, 5% मतलब 1% मुझे पता है, या 10% का आधा। 10% का आधा कितना? 86.5 या 87.5। तो ये दोनों को जोड़ दो, 525 + 875, ये आप कर सकते हो। 7 12 2 carry 1 9 10 11 1 6 1 12.5, खत्म। Within no time you will get 35% of 1750, 6 1 12.5, ठीक है? खटाखट कर कैलकुलेशन होना चाहिए। 47%, अब मेंटली करो। 47% मतलब 50% - 3%। 50% क्या हो जाएगा? 50% विल बी 175 × 5। नहीं आया समझ? 47% क्या होगा? क्या ये सबको समझ में आया? एक सेकंड, मेरे समझने से नहीं होगा, क्या आपको समझ में आया? आर यू गेटिंग द 110 and 1% रूल? मुझे आता है, क्या आपको आया? प्लीज सब लोग बोलो यार, बेसिक परसेंटेज क्लास सेकंड, प्लीज यार, कम ऑन। इसमें मुझे 2 बार 4 बार नहीं बोलने की जरूरत है। कैलकुलेशन जिसका फास्ट होगा खट 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 करेगा वो। क्या क्लैरिटी है? ये 35% है। बताओ तो मुझे 47% निकालना है। 47% तुम क्या करना पसंद करोगे? मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, 50% - 3%, खत्म। 50% - 3%, 50% क्या हो जाएगा? 50% इज 1750 का 50% आप ले लो, या 10% का 5 कर लो, जैसा चाहो। 25 30 37 875, 875 में से 3% हटा दो। 3% 1% इज 75, 3% इज 52.5, खत्म। 52 में 75 में से 52 हटाओगे तो ये आ जाएगा 75 से 52.5। 52 मतलब ये 22.5, तो 822.5 इज योर आंसर। ओरल 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 नहीं समझा सर? अरे बाप रे, एक सेकेंड। 47% को क्या तू 50% - 3% लिख सकता है दोस्त? बोल, लिख सकता है कि नहीं? क्या 47 को 50 - 3 लिख सकता है कि नहीं? परसेंटेज था तो ये परसेंटेज हो गया। अब इसको क्या तू लिख सकता है 50% - 3%? सब लोग बोलेंगे यस और नो। भाई साहब प्लीज जाग जाइए, अभी आप 10th लेवल के ककून से बाहर आ रहे हो। नाउ यू आर एक्सपोज टू द रियल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। प्लीज 50% कैसे निकालूं? अगर मैं 110 और 1% रूल लगाऊं तो 10% की वैल्यू है 175, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 175। तो 5 × 175 875 होता है। कैसे लाया? कैलकुलेशन किया।
कैसे लाया, कैलकुलेशन किया, 5 into 175 खड़ा है। क्या क्लैरिटी है? कैन यू रिपीट इट स्लोली? यस। 50% कैसे निकालेंगे? 10% जो है उसको 5 टाइम्स कर देंगे तो 50% होगा। 10% की वैल्यू कितनी थी? क्या 175 थी? तो 175 into 5 कर दूंगा तो 50% आएगा क्या? तो 10% है 175, 50% के लिए ये 10% को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 175 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 175 into 5 कितना होता है? 875। इसमें से क्या हटाना है? इसमें से 3% हटाना है। 3% कितना है? 17.5 into 3 कितना आ रहा है? 52.5। 875 से 52.5 हटाऊंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 822.5। देख लो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। 50, 70, 75, हाँ बराबर। 70, 75 समझ में आता है ना? 70, 75 क्लैरिटी है ये? थोड़ा बहुत हिंदी निकल आएगा बट डोंट वरी अबाउट इट। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? अरे यस और नो? बहुत टफ करा दिया सर आपने, वेरी टफ, वेरी टफ। टफ है क्या? टफ है क्या? इससे आसान क्या हो सकता है दोस्तों? ऐसा मत करो। 29% तुम देख रहे हो ना, तुम कैलकुलेशन सुनो ध्यान से, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तुम एक चीज फील करोगे, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, तुम एक चीज, वेरी गुड तनय, तुम एक चीज फील करोगे कि तुम्हें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो आएगा बट तुम्हारा एवरेज टाइम बहुत ज्यादा होगा बिकॉज तुमको कैलकुलेशन करना सही से नहीं आता। इसीलिए मैं जो चीज के ऊपर तुम्हें बोल रहा हूँ फोकस करने के लिए, करो फोकस। अच्छा, you all have seen the movie called Karate Kid. Have you seen that movie, Karate Kid? I'm pretty much sure you have seen it. Everybody has seen that movie, Karate Kid. कितने लोगों ने कराटे किड देखा है? चलो हाथ उठाओ, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो बोलना चाहता हूं आपको समझ में आएगा। दो ही लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कराटे किड देखने वाले, दो ही लोग, 4, 3, 4 ऐसे उठ रहे हैं। अच्छा सुनो, कराटे किड जिन्होंने देखा है फिर फायदा नहीं है, मुझे लगा था सबने देखा होगा। इट्स अ मूवी व्हिच एवरीबॉडी माइट हैव सीन, सो आई थॉट दैट आई शुड गिव दैट एग्जांपल, बट किसी ने देखा नहीं है तो फील नहीं आएगी, फिर छोड़ दो, एग्जांपल खराब हो जाएगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुने ध्यान से, अभी सुने ध्यान से। 29% को कैसे निकालूं? देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। 29% को मैं 30% माइनस 1% करूं क्या? 30% कैसे निकालूं? 10% अगर 175 है, 30% इज 3 into 175। 3 into 175 मतलब 3 by 15, 5 कैरी 1, 7 21, 22, 2 कैरी 2, 525। 525 में से मैं 17.5 हटाऊंगा तो इट विल बी 7.5। 507.5 इज माय आंसर। खत्म। ओरली, परसेंटेज नहीं होगा, सॉरी, जस्ट अ नंबर। 507.5 ओरली आएगा। आर यू एबल टू फील इट? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सबको फील आ रही है? हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है। क्या आपको समझ में आया? दिस इज नोन एज द 100, 10 and 1% रूल। क्विकर कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत जरूरी है। किसी ने अबैकस नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बता रहा हूँ वो सीख लो, कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है ये? क्या फील आई? फील आई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सुनो, अब सुनो, देखो तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। सुनना ध्यान से। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट। समझ में आया? शायद बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा, और एग्जाम्पल लेने हैं। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो अपने प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा नहीं दूंगा। सपोज आई गिव यू अ नंबर 4070, ठीक है? मुझे इसका चाहिए पहला 26%, फिर मुझे चाहिए दूसरा 39%, फिर मुझे चाहिए तीसरा 85%। बताओ तो कितना आएगा इस नंबर का? 4070 का 26%, 39% एंड 85%। क्विकली करो। 26% को क्या कर सकते हो? एक तरीका है 20% प्लस 6% करो, या फिर कोई चाहेगा तो 25% प्लस 1% भी कर सकता है। देखो देयर मे बी मेनी वेज ऑफ गेटिंग इट राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू डिसाइड द वे इन व्हिच यू वांट टू गो। 20% प्लस 6%। अभी 100, 10, 1% रूल मेरे को लिखना जरूरी है, एज अ टीचर आई शुड मेंशन इट। इसको हम लोग क्या मानेंगे? 100%। सब लोग देखें तो 10% क्या होगा? ये सब मेंटली चलेगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 407। 1% कितना आएगा? 1% आएगा 40.7। अब 20% इज 814, और इसके साथ 6% जोड़ना है। 6% कितना हो जाएगा? 10% का आधा,
प्लस 1%, 10% का आधा हो जाएगा 203.5 प्लस 40.7, जोड़ दो 814, 203.5, 203.5 इज 1017, 1017, 1058.2, 1058.2 ओरली, यही आया आंसर। 1057.2 या 58.2, 57 या 58, चेक कर लो। 814, 5% इज 203.5, 14 3 17, 814 203, तो ये आ गया 1000, सही है ना? $57, 58.2 आएगा बिकॉज वो 0.7 और 0.5 शायद आपका जोड़ना रह गया। हाँ, क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा चलो सही है। 39%, 39% क्या करूं? 40% माइनस 1%, सबका ओरली होना चाहिए। 40% 407 इंटू 4 ओरली करो, क्या आ जाएगा? 1628। इसमें से 1% हटाऊं, 1% कितना हो जाएगा? 40.7, तो कितना आ जाएगा? 1628 में से 40.7 हटाना है। हटाओ, कितना आ रहा है? 28 हटा दो, 28 हटा दो 1600 आ जाएगा। 1600 के बाद 12.7 आ जाएगा, तो 1512, 87.3, 1587.3 ओरल, 1587.3। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 85% क्या करोगे? 85% क्या करोगे? 80 प्लस 5 कर लो या 90 माइनस 5 कर लो, जैसा तुम्हें करना है। 80 प्लस 5, 90 माइनस 5, जैसा तुम्हें करना है। क्या सबके आंसर्स आए हैं एवरीवन? 80 प्लस 5 कर लो, आपको समझ में आ रहा है? या 90 माइनस 5 कर लो, जैसा आप चाहो, ठीक है? जो मेथड, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 80% क्या हो जाएगा? 80% विल बी 407 इंटू 8, 843200, 56, 3256 आएगा, 3256 आएगा। एक सेकेंड, इंक इज ब्लोटिंग। 3256 आएगा प्लस 5%, 3256 सही है, सही है ना? 843200, 8756, 3256 बराबर है, प्लस 5%, 5% मतलब 1% आपको पता है, 10% पता है, 10% का आधा कर लो, विच इज 203.5। तो 3256 प्लस 203, इट इज 3458.5, 3458.5। क्या मैं सही हूं? 3458.5, 3459.5, 59.5 आ रहा है क्या? 3256, हाँ 59.5, करेक्ट, यू आर राइट, यू ऑल आर राइट, हैट्स ऑफ। क्या क्लैरिटी है ये? क्या आपको समझ में आया? क्या 110 और 1% रूल सबको क्लैरिटी है? क्या आप अप्लाई कर सकोगे? इसे यूज करना, इसे यूज करना, ऐसे नहीं कि व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग इट यू आर नॉट डूइंग इट। अब यूज कैसे करें? ये सब जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, बोर हो रहे हो, ऐसा कोई भी एक नंबर ले लो, इसका 15%, इसका 20%, इसका 25%, थोड़ा दिन प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना? इट शुड बी इन योर ब्लड नाउ कि 110 1%, खट 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 खट, ये लो, समझ में आया? तो इससे क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती। समय के साथ देखना, मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा और जहां पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये 110% रूल लगा रहे हो ना, मेंटली आपको दिखने लगेगा कि 4 ऑप्शन में से आंसर कौन है, समझ में आया? आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होगी, कितना टाइम बचता है इससे। लेकिन ये सब क्या होना चाहिए? ब्लड में आना चाहिए, कि करते 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 खट 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 होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि उसके लिए सेपरेट एफर्ट मार, ये नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या 110 1% रूल क्लियर है? ठीक है, आओ होना। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करता हूँ, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहला एक जो चीज मैं सिखाऊंगा वो है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। सुने ध्यान से, आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो घबराइए मत, आपको मैं बता रहा हूं। सर, इफ यू आर राइटिंग 80 प्लस 5%, देन व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग विद 8 एंड नॉट 80? ओ माय गॉड, 10% रूल है ना। अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1% को 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 10% को 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 10% को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 80% हो जाएगा ना सारा। ओ माय गुडनेस, क्लैरिटी है क्या? सबको क्लियर है? वेरी गुड दैट यू आस्क्ड दिस पॉइंट। तो अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 1% को 80 से मल्टीप्लाई करो, तब 80% होगा। यस और नो? क्लैरिटी है? ओके, अब देखिए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, आपने किया हुआ होगा, शायद इस नाम से नहीं किया होगा, बट घबराए नहीं। सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला,
सुने ध्यान से, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आई राइट दिस फॉर्मूला, ये बहुत से लोगों ने देखा हुआ है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। सुने ध्यान से, अब यहां पे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या है, कौन सा वेरिएबल यहां पे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है, आप बता सकते हो? यहां पे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है t, विच इज द टाइम पीरियड। ये एक फॉर्मूला है, फिजिक्स में आता है, अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो कोई बात है। मान लो एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या है, t। तो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला का फंडा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला का फंडा ये है, बेसिक बात, कि जिस वेरिएबल को हम इक्वेशन के एक साइड में रख रहे हैं, उस सिंगल वेरिएबल को, और बाकी जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट्स हैं उसको इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाना है। तो इक्वेशन के एक साइड में जो सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। क्या चमका है? फिर से बता रहा हूं, आपके जो इक्वेशन बनते हैं या फॉर्मूला बनते हैं, क्या बहुत सारे वेरिएबल्स उसके अंदर रहते हैं, कुछ वेरिएबल्स कुछ कांस्टेंट्स, यस और नो? कुछ वेरिएबल कुछ कांस्टेंट्स रहते हैं क्या? वेरी गुड, कुछ वेरिएबल कुछ कांस्टेंट्स रहते हैं क्या? तो आप क्या करो, एक ही वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में रखो और बाकी सब वेरिएबल और कांस्टेंट्स को इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाओ। तो जो वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड में आया, समझ में आ रहा है, जो वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड में आया है, एक ही साइड में वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। बहुत काम आता है। जैसे कि सपोज मैं आपको, देखो यहाँ पे आपका मैथ स्किल्स भी टेस्ट हो जाएगा। सपोज मैं बोलूं इस अबव फॉर्मूले में, क्वेश्चन क्या सुनना, इन द अबव फॉर्मूला, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं बिकॉज आपको ये रेफर करना है, और सब लोग अपने कॉपी किताब में लिखते रहो दोस्तों, है ना। दिस इज नॉट अ हॉबी क्लास, दिस इज अ सीरियस क्लास विच इज डिजाइंड फॉर योर सक्सेस इन फ्यूचर। ये डिजाइन किया गया है, सीरियस क्लास की बात हो रही है, ये डिजाइन किया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है। सो ध्यान से सुने, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला टी है। तो अगर मैं इन द अबव फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या है सुने, मेक L as subject of the formula, make L as subject of the formula। ट्राई करो, 1 मिनट का समय दे दो, ट्राई करो, L को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, ट्राई करो। देखो इसमें ना आपके स्किल सेट्स टेस्ट होंगे, ठीक है। हाँ, अरे वाह 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 वाह, बहुत से लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ध्यान से, आपको बेसिक आता है, सुने ध्यान से, आप क्या करोगे, ये 2 पाई को सबसे पहले इस साइड में शिफ्ट करोगे। 2 पाई को अगर इस साइड में शिफ्ट करें तो इट विल बी t अपॉन 2 पाई, ध्यान से देखिए, t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l बाई जी आएगा। अब ये अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, यस और नो। If I square both the sides, आपको समझ में आ रहा है? If I square both the sides, what I will get? I will get t square upon 4 pi square is equal to L by G। तो अगर मुझे L को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है तो L will be t square G upon 4 pi square। क्या मेरी बात समझ में आई है? This now L has become the subject of the formula। क्या क्लैरिटी है ये? बहुत बार टी स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर, वेरी गुड। बहुत बार मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी रियल फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट लगाने के बाद, सॉल्विंग के बाद बहुत बार करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल दिया हुआ है, सॉरी बहुत सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, एक पर्टिकुलर अननोन है, बाकी सब दिए हुए हैं, तो जो अननोन है उसको निकालने के लिए उसको एक साइड में लाना पड़ेगा, बाकी सबको दूसरे साइड में लाना पड़ेगा। तो बहुत बार फिजिक्स पढ़ाते वक्त मैं यूज करूंगा ये टर्म कि मेक दिस वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो जब मैं ये टर्म यूज करूं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो उस टाइम पे इधर उधर मत देखना क्या चल रहा है। सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला मतलब उस वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में ले आना है और बाकी सबको इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाना है। अब ये जो आपने किया है, ये आपके बेसिक मैथ स्किल्स है।
जिसमें आपने क्या किया, एक साइड में 2 पाई को दूसरी साइड ले गया, फिर आपने स्क्वायर किया, एक्सपोनेंट्स का भी नॉलेज यूज हुआ, फिर आपने डिवीजन को दूसरी साइड में ले गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल दिस बेसिक मैथ स्किल्स आर टेस्टेड। तो आप देख रहे हो कि आप फिजिक्स के फॉर्मूले के साथ भी जब आप खेलोगे तो आपको मैथ्स यूज करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल। सपोज आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप अगेन? व्हाई नॉट? आई शुड एंड आई शुड बी डूइंग इट। लास्ट स्टेप क्या है? ये जो t/2 पाई का होल स्क्वायर है ना, अच्छा ये होल स्क्वायर क्यों किया भाई, ये भी बता दो। इसलिए किया सर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को मुझे हटाना है, तभी तो मैं l को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना पाऊं। तो स्क्वायर रूट को अगर हटाना है तो मैंने जो स्क्वायर रूट का था उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से क्या होता है? स्क्वायर रूट हट जाता है। अच्छा, यहां प्रॉब्लम है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से क्या होता है? स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से क्या होता है? ओके, सपोज मैं आपको बोलूं ये रूट एक्स है, इसका मैंने स्क्वायर किया, क्या आएगा दोस्त? रूट एक्स का स्क्वायर किया, क्या आएगा? हाँ, तो रूट एक्स का स्क्वायर किया, क्या आएगा? एक्स आता है। इसको आप कैसे करते हो, देखो ध्यान से। रूट एक्स मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। क्या कर रहे हो यार? विच इज एक्स टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ। अब यहां पे आप एक्सपोनेंट्स के बेसिक रूल लगा दो, सेम बेस है और इसका पावर हाफ है, इसका पावर हाफ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या ये आएगा? हाफ प्लस हाफ, विच इज एक्स टू द पावर 1। तो इसीलिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स टू द पावर 1 होता है। क्या चमका है? हाँ, क्या क्लैरिटी आई है? बेसिक एक्सपोनेंट्स। यार तुम मुझे हार्ट अटैक दे दोगे, मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। क्या क्लैरिटी आई कि नहीं? यस और नो बोलो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड किया करो प्लीज, बाकी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा, समझ में आया सर, वेरी गुड। अच्छा अब देखो यार, एक और सवाल दे रहा हूं मैं आपको। सपोज मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, आपने जो फॉर्मूला देखा है वही फॉर्मूला मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने ये फॉर्मूला देखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है? मेक वी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, मेक वी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आएगा? मेक वी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, जल्दी बताओ। आ गया? सबका आ गया होगा। 2 को इधर ले जाओ, m को इधर ले जाओ, फिर क्या करोगे? 2 टाइम्स, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय m, दिस वन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। अब ये v को एक साइड में रख लो और v को एक साइड में रख लो, दूसरे साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन m का स्क्वायर रूट। नाउ v हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। यस, वेरी गुड। 2 times kinetic energy by m. Now v has become subject of the formula. Subject of the formula मतलब सिंपल इतना याद रखो, नाम से कंफ्यूज मत हो यार। उस वेरिएबल को ना इक्वेशन के एक साइड में ले आओ बस, ठीक है? उस वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में ले आओ, बाकी सब वेरिएबल्स को इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? पक्का? गुड। अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या बता रहा हूं सुनना। एक और फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको, एल फाइनल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने नहीं देखा है, आईसीएससी वालों ने शायद थोड़ा सा देखा है, बाकी किसी ने शायद नहीं देखा होगा। इसमें ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये सब मत पूछो, ठीक है ना? ये सब मत पूछना कि ये क्या है, ये सब चीजें आपको पता नहीं। सर हाउ मेनी वेरिएबल्स कैन बी देयर? इट कैन बी मेनी वेरिएबल्स डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला दैट यू आर स्टडीइंग। इट कैन बी मेनी वेरिएबल्स इन सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, मेनी वेरिएबल्स कैन बी देयर। ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि ये इतने 2 ही होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दैट फॉर्मूला द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी मेनी, ठीक है? तो ऐसा कुछ कंफ्यूज मत होइए कि 3 ही वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं।
तो आपको जिस वेरिएबल को सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला बनाना है उसको इक्वेशन के एक साइड में रखना है और बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाना है। ठीक है, जैसे जैसे आप फिजिक्स के कोर्स में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको नए फॉर्मूला दिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर दैट यू आर स्टडिंग, तो उसमें ये सब छोटी छोटी चीजें। हाँ बहुत बढ़िया तना है, वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, मेरे को ये फॉर्मूला के बारे में सिर्फ क्या पूछना है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला होता है। आप इसको भूल जाएं, ये फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला मुझे इस फॉर्मूले की नॉलेज आपको टेस्ट नहीं करनी है। मुझे यहाँ पे जो टेस्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ, सुने ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं, सुने ध्यान से, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको प्रोसेस कीजिए। ऑल्सो हैव डन इन 9th, वेरी गुड बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। मैं अगर तुमसे यहाँ पे पूछूं, सुनना ध्यान से, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं अगर तुमसे यहाँ पे पूछूं कि दोस्तों क्या मुझे यहाँ पे, सुनना ध्यान से। अच्छा यहाँ पे पहले तो बता दूं कि कौन क्या है। अच्छा ये LF जो है ये फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, एक रॉड है उसकी फाइनल लेंथ LF है, और L इनिशियल जो है ये इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है। बाकी अल्फा और डेल्टा टी क्या है ये भूल जाओ, ये मैं लिखूंगा भी तो आपको समझ आएगा नहीं। तो LF है फाइनल लेंथ, LI है इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, किसी रॉड की ये फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है। अच्छा ये फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला आपको दिया और आपसे मैंने क्या पूछा, सुने ध्यान से। मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊंगा, चिंता मत करो। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड, फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड। क्या आप बता सकते हो? ये फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स ओनली। आपको बताना है क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। कल मैंने आपको फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज सिखाया था, यू रिमेंबर, कल मैंने आपको सिखाया था, यू रिमेंबर? नो आई डोंट, कम ऑन बक अप। वेरी गुड। फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगा? वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एल इनिशियल, जिसका आंसर आ रहा है मतलब उसका मैथ्स क्लियर है बॉस, और उसका फिजिक्स भी क्लियर होगा, क्योंकि बोल चुका हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स अच्छा होगा, मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो लग जाएगा पर सॉल्व करके आंसर नहीं ला पाओगे, तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं इस एल इनिशियल को दूसरे साइड ऑफ द इक्वेशन में ले जाऊंगा, तो दूसरे साइड में ले गया तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल हुआ। आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग, विच इज इक्वल टू एल इनिशियल इंटू अल्फा डेल्टा टी। क्या सबको चमक रहा है? अब देख, क्या आपका दिमाग अभी चमक रहा है? ओ हो ये तो चेंज है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। सर ने कल बताया था कि चेंज इज व्हाट, फाइनल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो लेंथ की फाइनल वैल्यू से अगर मैं लेंथ की इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो चेंज दिखा रहा है। अरे हाँ यार कमाल हो गया, तो चेंज है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ओ हो ये चेंज है। अब बताओ फ्रैक्शनल चेंज क्या था, याद करो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, क्या ये था फ्रैक्शनल चेंज? कल का नोट्स देखो, फ्रैक्शनल चेंज ये था। वैसे नोट्स देखना नहीं चाहिए, ये क्लास 6-7 में पढ़ा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, रखो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस यार, कम ऑन, यस और नो, हाँ या ना, जोर से बोलो यस सर। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय एल इनिशियल, दिस इज योर फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल छुट्टा, चेंज मतलब छुट्टा, राइट? नहीं, ये चेंज वो चेंज नहीं है सर। फ्रैक्शनल चेंज मतलब कितने से बदल रहा है कोई क्वांटिटी, दैट इज द चेंज दैट वी आर सेइंग। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय एल इनिशियल इज फ्रैक्शनल चेंज। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय एल इनिशियल अगर फ्रैक्शनल चेंज है, तो क्या आपको लगता है कि इस एल इनिशियल को मुझे दूसरे साइड में ले जाना पड़ेगा, और दूसरे साइड में ले जाऊं तो मुझे मिलेगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, इसकी वैल्यू आएगी अल्फा डेल्टा टी। तो फ्रैक्शनल चेंज आया अल्फा डेल्टा टी के बराबर। दिस इज योर फ्रैक्शनल चेंज। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपके लिए केक वॉक है, क्या आप मुझे परसेंटेज चेंज बता सकते हो? क्या आप मुझे परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ ऑफ रॉड बता सकते हो?
देखो तुमको मैं बोल रहा हूँ ये सब काम आता है, और बच्चों को उस टाइम पे दिक्कत होती है बेसिक मैथ्स के इश्यूज, इसीलिए अभी से करवा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ आपको। बच्चा फिजिक्स में फंसता है इसलिए क्योंकि उसका मैथ्स कमजोर है, बाकी वो नहीं फंसेगा। कॉन्सेप्ट में कोई बोल ही नहीं सकता मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, सब आता है, फंस गया मैथ्स में। बोलो बोलो होनहारो, परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, बोलो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, बोलो क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि परसेंटेज चेंज होता है? कल का क्लास का देखो नोट्स, नोट्स है ही नहीं, क्या देखेंगे सर? सब वीडियो में रिकॉर्डेड है, हमने तो नोट्स लिया ही नहीं। हाँ प्लीज, इनटू 100 सिखाया था मैंने, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 करना पड़ता है। जय हो। क्या ये है परसेंटेज चेंज? क्या ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 कर दें तो इतना परसेंटेज चेंज होगा लेंथ ऑफ द रॉड में? तो फ्रैक्शनल चेंज क्या, परसेंटेज चेंज क्या, क्या समझ में आई है बात? यस, क्या क्लैरिटी है ये? तो परसेंटेज चेंज लेंथ ऑफ रॉड, फ्रैक्शनल चेंज, ये आपको समझ में आता है, राइट? आता है ना? अभी अभी कोई भी फॉर्मूला में दे दूं परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, क्या आप निकाल लोगे? क्या आप निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यस और नो? गुड, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट आई वांट फ्रॉम यू। ठीक है, आइए। Any question, guys? Some people have raised hand. Any questions? No? I hope all of you are okay, right? अभी तक सब कुछ so far so good, everything is fine. बढ़ूं आगे? समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, छोटी सी चीज फ्रैक्शन रिलेटेड। अगर मैं तुम्हें बोलूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोलूं, तुम्हें याद दिलाता हूं, चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, याद आ रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सब लोगों को पता है, ओम्स लॉ, सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल, सब लोग किए होंगे, क्लास में आएगा भी एग्जाम में, सबको पता है? अरे बाप रे, सबको पता है कि नहीं? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया है कि नहीं? रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल, रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़ा है ना 10th में। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, सुने ध्यान से। आपको याद है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो बोल रहा हूं उसका उसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैं आपको फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं अभी सिखा रहा हूं मैथ्स, जो फिजिक्स करने के लिए चाहिए, समझे? जब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सिखाया गया है तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया है, यू रिमेंबर? फॉर्मूला क्या है? कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, और नीट और जेई जैसे एग्जाम में तो पक्का गारंटीड हेल्प करेगा, ठीक है? अब सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, अब सबके कान खड़े हो गए, अच्छा बोर्ड्स में हेल्प करेगा, नीट जेई जाए भाड़ में, हमें क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड्स तो अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्यों? नीट और जेई जाए भाड़ में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड्स अच्छा होना चाहिए। कितने लोग ऐसा सोचते हो? ओ कोई नहीं, वाह, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स को कुछ भी नहीं समझते, सब कुछ जेई और नीट को समझते हैं। देखो बोर्ड्स में तुम 98% नहीं लाए, मान लो 97%, आई होप पेरेंट्स आर वाचिंग इट एंड दे आर नॉट टेकिंग इट इन नेगेटिव वे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो, एंड दिस इज फॉर पेरेंट्स एज वेल। बोर्ड्स में तुम 98% की जगह पे 97% लाया, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? बोलो, कुछ नहीं पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन अगर जेई और नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहाड़ क्या, आसमान टूट पड़ेगा। तो डिफरेंस है दोनों में, तो प्लीज समझिए इन चीजों को, ठीक है? तो बोर्ड्स में काम आएगा, मैं बता रहा हूं। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आपको जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर सिखाया गया है तो आपको बोला गया कि ऐसे आप निकालो, ठीक? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सुनो, इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग दिस फॉर्मूला फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, I would ask you simply to rectify this formula, which is derived from the above formula only. But don't you think this will make your calculation lot more quicker? चमका ही नहीं। यही फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 को मैंने ऐसे लिख दिया, आधे बच्चों को चमका ही नहीं है। हुआ कैसे? कैसे हुआ दोस्तों? R1 R2 एलसीएम, ये R2 प्लस R1, तो अब इसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, यही तो निकालना है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे इसे। तो ये आ गया R1 R2 by R1 प्लस R2। चमका कि नहीं? बोलो,
सब लोग बोलेंगे बॉस, लेकिन मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। मैं तुम्हें रटने के लिए ये बोल रहा हूँ। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस में से रेसिप्रोकल वाले आते हैं ना, मैं बच्चे को सीधा बोलता हूँ ये रटो, ये याद रखो कि ये होता है, बट रटो ये। देख अगर मैं तेरे को बोलूं 2 ओम एंड 3 ओम, ये पैरेलल में कनेक्टेड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो तू क्या करेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, 2 3 एलसीएम 6, 2 प्लस 3 5/6, फिर इधर R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/5। इतना करेगा तू। मैं बोल रहा हूं इसको रट डायरेक्ट, फटाक ये ले, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, खत्म, 5/6। बोल कौन फास्ट है? सही किया, 6/5 सॉरी। बोल कौन फास्ट है? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला से जो याद रखेगा उसका फास्ट है, खटाक से कैलकुलेशन करेगा। बट बोर्ड में वी हैव गॉट एनफ ऑफ टाइम, पूरा वर्ल्ड का टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो मैटर नहीं करता कोई इससे कर रहा है कोई इससे कर रहा है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड में बनाने पड़ते हैं, उसमें ये मैटर करता है बॉस, तुम R इक्विवेलेंट को कैसे लिख रहे हो, R इक्विवेलेंट R1 R2 / R1 + R2 रटे हो, या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 + 1/R2 रटे हो। जो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 + 1/R2 रटा है, क्या आपको लगता है कि वो पूरा करेगा फिर रेसिप्रोकल लेगा? ऐसा अगर कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे रेसिप्रोकल वाले आ गए, तो क्या आपको लगता है कि वो कम से कम 1 मिनट तो वेस्ट करेगा, और 1 मिनट मैटर करता है? तो क्या हमें ये करना चाहिए? क्या ये बोर्ड्स में भी काम आएगा? खटाक से R इक्विवेलेंट इक्वल R1 R2, हाँ यार बात तो सही है, 1 ही मिनट में आंसर आ गया। Are you understanding what I'm trying to say? Are you getting the feel of things? बहुत छोटी सी बात की है मैंने, ऐसा कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने यहाँ पे बक दिया हो, जो आपने कभी सुना ही नहीं है। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर यू फीलिंग दैट कितना टाइम बच जाता है। सर स्टेप्स के मार्क्स मिलते बोर्ड में, अरे भाई तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते तो 1/R इक्वल लिखा, सीधा सीधा R इक्वल R1 R2 R1 + R2 लिखोगे, तो काहे को स्टेप काटेगा भाई? तुमको क्या लगता है मैंने बिना बोर्ड्स दिए ऐसे ही आ गया क्या? मैंने भी बोर्ड दिया भाई। ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी ठीक है, तुम्हें लगता है कि बोर्ड्स में मुझे ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा, तो लिख के दिखा दो, बट कंपटीशन के लिए ये जो मैंने अभी प्रोसेस बोला इसको याद रखो, ठीक? याद रहेगी बात, इसको स्ट्रिक्टली फॉर कंपटीशन, ठीक है? वैसे चाहो तो तुम बोर्ड्स में यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली मैथमेटिकल, कोई इशू है नहीं। ये लिखने के बाद दो पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट R1 R2 R1 + R2 लिख दिया, तो तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। क्यों कटेगा? सबको समझ में आता है कि यहीं से आ रहा है, कटेगा नहीं बिल्कुल, चिंता मत करो, ठीक है? So this formula is given in our book. Okay, good. But did you recognize or did you able to appreciate why this formula is important over the other formula? Which मतलब ये formula actually previous वाले formula से modify करके इसको लाया गया, but ये formula क्यों preferable है? क्या ये समझ में आई है बात? Yes or no? Clarity है? Good, 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 very good. आओ आओ होनारो, देखो अभी ध्यान से, ठीक है? अब सुनो, अब मैं बात करूंगा, देखो सपोज मैंने बोला 100 को आपने 20% से बढ़ाया, तो कितना होगा? 120। 120 को कितना परसेंटेज से कमाओगे कि 100 हो जाएगा? 100 को 20% से बढ़ाया तो 120 हो, 120 को कितने परसेंटेज से घटाओगे कि 100 होगा? Very tough question, never asked in boards. First time we are getting such questions, unusual questions. 16.66% is the correct answer. Very good. 16.66% is the correct answer. Very good. सुने ध्यान से, 100 को बढ़ाया आपने 120 किया, और 120 को जब आप 100 करोगे, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो चेंज हुआ 120 से 100 का, चेंज हुआ 20 का, अपॉन इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं जो कि 120 है, इंटू 100 करेंगे, तो ये 1/6 of 100 है, जो कि 16.66% है।
तो ये 1/6 है, 16.66% याद होना चाहिए, तो आपको याद हो गया। तो मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो क्या है, सुने। मैं बढ़ाऊंगा अगर 1/5 से 20% मतलब 1/5, तो मैं घटाऊंगा 1/6 से टू रीच द सेम वैल्यू। अरे बाप रे, क्या बोल दिया, नहीं समझ में आया। मैंने बढ़ाया कितने परसेंटेज से, 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। 1/5 इक्वल टू 20%, 20% इक्वल टू 1/5। ये हमने रटाया हुआ। हाँ सर, अरे रटा हुआ है ना ये। तो 100 को 120 जब किया तो 1/5 से बढ़ाया, तो 120 को जब 100 में जाऊंगा तो मैं 1/6 से घटाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ देखो, जैसे कि सपोज मैंने 100 से इसको किया 116.66, तो कितने से बढ़ाया, 1/6 से बढ़ाया, 16.66% से बढ़ाया मैंने, तो 1/6 से बढ़ाया। तो अगर मुझे 116.66 को 100 पे लाना है तो मुझे कितने से घटाना पड़ेगा, 1/7 से, मतलब 14.28% से घटाना पड़ेगा। अब फील कर कैसे, देख दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, 116.66 माइनस 100, चेंज कितना हो रहा है, 16.66 हो रहा है। आपको ट्रिक समझ में आया क्या, 16.66 हो रहा है, क्या क्लैरिटी है? ये टाइम ओवर कितना बज रहा है, 4:47। व्हाई टाइम ओवर, व्हाट हैपेंड? $16.66 अपॉन क्या करूंगा, 116.66 इंटू 100। समझ में आई बात? सो ये जो चीज है 16.6 में 116.66, ये आ जा रहा है 1/7 ऑफ 100। आप चेक करो, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ रही है। तो 1/6 से अगर बढ़ाओगे तो 1/7 से घटाना पड़ेगा टू गेट दिस वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 16.66 को आप लिख सकते हो 16/2/3। 16.66 को लिख सकते हो 16/2/3। तो 16/2/3, इसको 16.6 लेके 16/2/3 लिखो। 16/2/3 कितना आ जाएगा, 50/3। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 116/2/3। 16/2/3 is 16.66. 116/2/3, 116/2/3 is 348 plus 2, 350/3। देखो जिस बच्चे को ये सब चीजें समझ में आती है ना, उसको दिखने लगेगा अरे हाँ यार 1/7 into 100 है। अदरवाइज कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा 16.6 यही उलझ गया वो, अरे क्या होगा इतना टफ कैलकुलेशन। आया कि नहीं? ओहो अच्छा, ऐसा 16.66 मतलब कितना, 16/2/3। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने वल्गर मतलब ये सॉरी डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट किया। यस हमने अपने बचपन में किया हुआ है, यूज करो भाई। तो 16.66 को क्या आप 50/3 लिख सकते हो? नो रेस्पॉन्स। क्या 16.66 को आप 50/3 लिख सकते हो? कैसे लिखा, 16.66 को लिख सकते हो 16/2/3। अरे हाँ या ना? यस। और 116.66 को क्या लिख सकते हो, 116.66 को इसको आप लिख सकते हो 116/2/3। यस और नो? अब ये 116/2/3 जब लिखा तो देखो आपका कैलकुलेशन कितने सिंप्लीफाई हो गए, 50/3 और 350/3, 3 कट गया, 50/3 1/7, 1/7 100 इज 14.28% खत्म। तो 1/7 मतलब 1/6 से बढ़ाया तो 1/7 से घटाना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक नंबर है x और एक नंबर है y, ये शॉर्ट ट्रिक समझो। x से y अगर आपने 1/n परसेंटेज से बढ़ाया है, सॉरी 1/n फ्रैक्शन से बढ़ाया है, तो आप y से x जब जाओगे तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको 1/n+1th फ्रैक्शन से। ये याद रखे, बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसको याद रखें। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है ये? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो x से y गए आपने अगर 1/nth फ्रैक्शन से बढ़ाया है, फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने 20% लिया था तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 1/5। तो 1/5 से मैंने बढ़ाया था, तो 120 को वापस 100 में लाने के लिए मुझे कितने परसेंटेज से घटाना पड़ेगा, 1/6 से घटाया। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखें
कि 1/nth फ्रैक्शन से अगर बढ़ाना पड़ेगा, 1/nth का कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हो, यू कैन यू नो क्या बोलते हैं उसे, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, क्या क्लैरिटी है ये? अरे बोलो, क्या क्लियर है ये याद रहेगा क्या? यस सर, नेवर नोटिस्ड, नाउ यू नोटिस्ड इट ना, नाउ यू नोटिस्ड इट ना। इसको याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। क्या सबको समझ में आया है? यस, गुड। बढ़ जाऊं आगे? अब सुनो, छोटी छोटी बातें बट काम की, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। अब हम फ्रैक्शन और परसेंटेज, इनके ये सब जो चीजें, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने समझी, ठीक है? अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलजेब्रा के ऊपर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको एलजेब्रा नहीं सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा यू नो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं ये बोलना चाहता हूं, वो ये है, क्या आपको पता है कि टू डिटरमाइन, सुनेंगे ध्यान से और सब लोग लिखेंगे भी, टू डिटरमाइन यूनिक वैल्यूज ऑफ, टू डिटरमाइन यूनिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स in an equation, we should have the same number of equation. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। as there are variables in the equation, क्या आपने इस चीज को कभी फील किया है क्या? इसको एक बार पढ़ो, इसको एक बार पढ़ो अच्छे से, एकदम फील के साथ पढ़ो और मुझे बताओ आपने क्या समझा। ये आपको फील आनी चाहिए, है ना? ये फील है, रियल फील ऑफ अलजेब्रा है, पहला बेसिक फील जो एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही जो है, यही फील आपको दिलाता है कि कैसे आप इक्वेशंस फ्रेम करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आपको याद है? आपने स्टैंडर्ड 10th में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स, रिवर बोट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम्स, अलग अलग क्वेश्चंस आपने, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, आपको याद है? whether you take NCERT, RD Sharma, ML Agarwal, Selina Publisher, whatever you want to take, but you might have, or you definitely have solved relation, means word problems of linear equation in 2 variables. किया है कि नहीं? बोलो, पक्का किया है यार। तुम नहीं बोलने से कि मैं मान लूंगा क्या? मुझे पता है क्या सिलेबस है। यस और नो, किए हो कि नहीं? अच्छा, मुझे एक बात बोलो, क्या तुमने जब वो चीज किया था, क्या तुमको याद है, तुमको ये बोला गया था कि ये याद रखो बेटा, इट्स अ कार्डिनल प्रिंसिपल, कि जितने अननोन्स तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो इक्वेशन में, उतने इक्वेशंस तुम्हें बनाने पड़ेंगे। क्या तुमको याद आ रहा है ये चीज? हाँ, यस सर, इन एग्जाम वी गॉट 2 वेरिएबल्स एंड वी गॉट 1 इक्वेशन दैट टाइम नोटिस्ड। बिल्कुल, वेरी गुड। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। जितने वेरिएबल्स तुम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस करोगे, उतने मिनिमम इक्वेशंस बनने चाहिए तुम्हारे, तभी तुम सॉल्व करके वो अननोन की वेरिएबल्स, यूनिक वैल्यूज ला पाओगे। यूनिक वैल्यूज बोला है मैंने, यूनिक वैल्यूज। अब मैं इसको बहुत खूबसूरती के साथ कोऑर्डिनेट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है समझे ध्यान से। इसका मतलब है जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए टू गेट यूनिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अगर मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल्स है, 3, और आपके पास सिर्फ 2 इक्वेशन आ रहे हैं, तो आप उन वेरिएबल्स की यूनिक वैल्यूज निकाल ही नहीं सकते। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज आपने 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप इक्वेशन बना पा रहे हो सिर्फ 2,
तो आपको वहीं सोचना पड़ेगा बॉस कि ये सॉल्वेबल नहीं है, इससे मैं यूनिक वैल्यूज नहीं ला पाऊंगा। बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, क्या आपको ये रियलाइजेशन था? अगर नहीं था तो अभी लो। ऑनेस्ट रहो मेरे साथ ऐसे झूठ बोलने की दरकार भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल मिस्टेक होता है, बच्चों को बहुत बाद में पता चलता है, अच्छा बेटा ऐसा है क्या, हम करते तो आ रहे थे। याद करो, जब भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के, जब भी तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम दिए थे कि सॉल्व दिस, आपने सुना होगा ऐसे क्वेश्चन, सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब मेथड बताए जाते थे आपको। सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दिया 3x + 4y = 5, मैंने बोला इसको सॉल्व करो। सपोज आई आस्क यू सॉल्व दिस, बस इतना ही बोल दिया, सॉल्व करो इसको। क्या तुम सॉल्व कर सकते हो इसको? क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? नो सर, यस यू कैन नॉट सॉल्व इट। व्हाई? बिकॉज सर मुझे x और y की यूनिक वैल्यूज मिलेंगे नहीं, मुझे x एंड y के इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे मुझे x एंड y के, पर मुझे तो यूनिक वैल्यू चाहिए। अगर ये इक्वेशन मैंने दे दिया ना, हाँ अगर मैंने ये इक्वेशन दे दिया ना, तो हर बच्चे का आंसर x और y का सही है। फिर हर बच्चे का, जो जिसने लिखा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x और y ले लिया, उसका आंसर सही। वेरी गुड। हाँ, तो सबसे पहले कार्डिनल प्रिंसिपल समझो कि जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो अगर 2 वेरिएबल है तो मेरे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए भाई साहब। अगर 2 इक्वेशन नहीं है तो मैं यूनिक वैल्यूज निकाल नहीं पाऊंगा। सिंपल, खत्म काम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितने अननोन्स होते हैं अलजेब्रा का, ये सबसे कार्डिनल प्रिंसिपल है, याद रखें कि जितने अननोन या वेरिएबल्स हैं आपके इक्वेशन में, उतने आपके इक्वेशंस की संख्या होनी चाहिए टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? अब इसको बहुत काम में लाया जाता, बहुत। आप अभी पहला चैप्टर या सेकंड चैप्टर में आप न्यूटन लॉज करोगे, दैट इज वन ऑफ योर मोस्ट बेसिक एंड सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपका होना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट न्यूटन लॉज का एप्लीकेशन आपको फिजिक्स के बाकी सभी टॉपिक्स में मिलेगा। उसमें आपको यही करना है, कितने अननोन से देखो, जितने अननोन से उतने इक्वेशन बनने चाहिए, क्या उतने इक्वेशन आप बना पा रहे हो, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अलजेब्रा में जो आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स, वो सब यहाँ पे काम आने वाली है। मैक्सिमम टाइम आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ ही डील करोगे। और अगर 3 वेरिएबल होगा तो 3 वेरिएबल, 2 या 3 वेरिएबल के साथ ही मैक्सिमम टाइम आप डील करोगे। ठीक है, 2 या 3 वेरिएबल के साथ, तो उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, 3 अननोन्स है मान लीजिए एक इक्वेशन में, तो मेरा दिमाग मुझे बोलना चाहिए कि भाई साहब एक इक्वेशन मिल गया है मान लो, तो बाकी 2 इक्वेशन मुझे निकालने हैं, तभी मैं इन तीनों इक्वेशंस को मिला के जो भी 3 वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज निकाल सकता हूं, यूनिक वैल्यू। समझ में आया? समझ में आया? दिस इज व्हाट आई हैड टॉट यू टुडे। तो अगर आज का सेशन आप देखोगे, अगेन आज का सेशन थोड़ा सा ज्यादा हैवी था कॉन्सेप्चुअली। कुछ बातें हमने समझी है जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने अलजेब्रा का पहला कार्डिनल प्रिंसिपल आपको बोला है, ये एकदम दिमाग में सेट रखो, बहुत काम आएगा, क्योंकि यही आपको बताएगा कि क्या मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल हैं जिससे मैं अननोन्स की वैल्यूज निकाल सकूं। छोटी सी बात, बट अगर ध्यान में नहीं रहा तो गड़बड़ करोगे। क्या क्लैरिटी है ये? तो आज हो चुका है टाइम, तो मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करूंगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन अ लॉट टुडे। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड ठीक है sir, if we get 2 variables and 1 equation, so we should go by option? Yes, that is the only thing that you can do. ठीक है, that is the only thing that you can do. चलो, yes yes, it will be sent. ठीक है, thank you guys, thanks a lot, bye, take care, bye everyone.